हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ दो बहुत ख़ास लोग जुड़ रहे हैं, रमन जी और अमरेश जी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम जो हैं काफ़ी करीब आ रहे हैं आप लोगों के, तो उसके प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। रमन भाई का गेट में अंडर 100 रैंक है, इनका जेआरएफ में भी अंडर 100 रैंक है, अमरेश भाई का भी जो है अंडर 100 रैंक है जेआरएफ में। तो ये लोग आपको बेहतर बता पाएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को अपनाया, अपने प्रेशर को कैसे हैंडल किया। तो आइए इन्हीं लोगों से डिस्कस करते हैं इन सब टॉपिक्स को लेके। तो रमन भाई, किस तरह से मतलब आपने अपने प्रेशर को लास्ट के 1 महीने में कैसे हैंडल किया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है? लास्ट के 1 महीने में सबसे मेन चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सोल्व करो। ठीक है, उसके लिए भी आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी ज़रूरी है। जैसे बिल्कुल जो लास्ट के 5 दिन रहेंगे उसमें आप कभी कोई क्वेश्चन सोल्व मत करो, उसमें केवल आप सारा टाइम अपने रिवीजन को दो, सिर्फ रिवीजन। और उससे पहले जितने भी आपके 15-20 दिन बचे हैं उन दिनों में क्या करो, अपना हर एक चैप्टर को रिवाइज करो, उसके PYQ सोल्व करो और रात को उसको सारा एनालाइज करो कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो, तो आपकी अप्रोच कहाँ गलत जा रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका जब लास्ट टाइम आना शुरू हो जाए तो आप ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना बंद कर दो, क्योंकि उस टाइम जब आपके क्वेश्चन वगैरह गलत होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, डिमोटिवेट होते हैं आप कि मेरा ये भी गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो लास्ट के टाइम रिवीजन पे 3-4 दिन में रिवीजन करो, और जो आपका लास्ट दिन होता है ना, जैसे आपका कल एग्जाम है, तो आज मेरे हिसाब से मैं क्या करता था, मैं बिल्कुल पढ़ाई बंद कर देता था, क्योंकि लास्ट के दिन आपको ये लगता है कि मेरे को ये भी नहीं आता, मेरे को आता, आपको सब है, लेकिन बस वो प्रेशर इतना होता है कि तो उस दिन आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल चिल करना चाहिए। बिल्कुल चिल करो, मजे करो और अपना 8 घंटे की नींद पूरी करो, क्योंकि नींद बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन उस दिन नींद नहीं आती है, समस्या तो यही होती है। नींद नहीं आती है, लेकिन जितना आप फ्री माइंड रहोगे ना, आप ये सोचोगे भाई क्या हो गया, ठीक है एग्जाम ही तो है। तो उस दिन आपको आराम से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी भाई भी बताएंगे कुछ। आप अपना बताइए, मतलब किस तरह से आपने अपना प्रेशर हैंडल किया। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि एग्ज़ाम का समय आ गया है, तो नया चैप्टर ना पढ़ें। हाँ, जो आप मतलब पढ़े हैं उसी को बार बार रिवाइज करें। इतना रिवाइज करें कि कोई भी क्वेश्चन इससे आ जाए तो आप इसमें गलत नहीं कर पाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या करते हैं कुछ लड़के कि मैं भी गलती ये सब किया हूँ, तो क्या होता था कि जैसे पेपर समय आता था तो कुछ समय ऐसा होता था कि छोटा छोटा जो चैप्टर है उसको भी मैं सोचता था कि कवर कर लें जी। पर उसी के चक्कर में क्या होता था कि जो मेरा अच्छा खासा जिस पे कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर से गिरने लगता था, तो उसकी वजह से जो है कि नेगेटिव मार्किंग आती थी। अच्छा खासा जो क्वेश्चन था हमको लगता था कि मैं इसको अटेम्प्ट कर लूँगा, पर पेपर में हो नहीं पाता था, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी हो जाती थी, प्रैक्टिस की कमी हो जाती थी। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जिसको पढ़े हैं उसी को पढ़िए और इतनी बार रिवाइज करिए कि उसका अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें एक चीज़ और होती है, कई बार जैसे नेट का ही एग्जाम आप ले लो, नेट ले लो या गेट ले लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे क्वांटम में ही हो गया, क्वांटम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आपका केवल टाइम वेस्ट करेंगे और वो किसी को नहीं आते, लेकिन आपने क्वांटम को 10 बार 12 बार रिवाइज किया, आप वहाँ पे उसको अपनी ईगो पे ले लिए जी, कि मैंने तो क्वांटम किया है, मैं तो इस क्वेश्चन को करके रहूंगा, गलत कैसे तो ईगो वहाँ मत चलाओ। जहाँ ईगो चलानी है वहाँ चलाओ, वहाँ ईगो में आके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर जी। ठीक है, जो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरह आती है बिल्कुल आप प्रॉपर, क्योंकि इसमें नेट के एग्जाम में मेनली आपकी चलती है एक्यूरेसी। आप जितने ज़्यादा एक्यूरेट होंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके चांस होंगे जेआरएफ क्वालिफाई होने के। तो मतलब जैसे कि लास्ट के 1 महीने में कितने घंटे लगभग आप लोग जो है, लास्ट के 1 महीने में आप लोग कितने घंटे अपनी पढ़ाई कर लेते थे? तभी मान के चलिए 16 घंटा, तो 16 और 14 घंटा के बीच में 16-14 घंटा तक खींच देते थे एकदम। मतलब कि ऐसा नहीं कि कंटिन्यू, जैसे कि 4 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा सा ब्रेक लिए, फिर 4 घंटा पढ़ लिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिए, तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नया कुछ पढ़ रहे हैं, जस्ट जो पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज कर रहे हैं, और कोई जितना भी हम लोग क्वेश्चन इसके पहले का लगाए हैं उसको हम देख रहे हैं कि जो है कि किस तरीके से सॉल्व किए थे। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि जब सॉल्व करते हैं तो
जो आता रहता है क्वेश्चन वो भी गलत हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते थे कि जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है उसको पिक करके उसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, और ऐसी अगर गलती हो रही है तो पेपर में भी होने की संभावना है। हाँ, बिल्कुल। तो उसको हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे कि वहाँ पे मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितना हम उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ ले, और वो पेपर में अगर आए तो हम उसको गलती ना करें। जी जी। इस पे मेरे थोड़े विचार थोड़े अलग है इस चीज़ पे, क्योंकि मेरे को लगता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं होता था, मैं दिन में 8 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ता। 8 मेरा वो मैक्स टू मैक्स है मेरा 8। मेरा क्या सीन होता था कि अगर मैं 4 घंटे भी पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं इतना ध्यान लगा के पढ़ता था कि मेरे को 4 घंटे 8 घंटे के बराबर हो। उन 4 घंटों में मैं सबसे पहली चीज़ करता था, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अलमारी में रखता था। अलमीरा में फ़ोन रहेगा तो आपको स्पेशली अब क्या होता है, आधा घंटा पढ़ लिए इंस्टाग्राम चला लेते हैं, किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, ये सब काम होते हैं। तो मैं स्विच ऑफ करके उसको अलमीरा में रख के आता था कि मेरे को स्पेशली उठ के जाना पड़ेगा अगर मेरे को फ़ोन करना। तो मैं अगर 2 घंटे पढ़ रहा हूँ ना, 2 घंटे मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं रहेगा। तो आप अगर 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, उन 8 घंटों को इतना इफेक्टिव बनाइए कि आपको उसे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़े। पूरा कंसंट्रेशन उस 8 घंटे पूरा कंसंट्रेशन उस 8 घंटे दे दो। उसके बाद और एक और चीज़ होती थी मेरी, मैं दिन में एक चीज़ डिसाइड कर लेता था। मैंने आज एक चैप्टर डिसाइड कर लिया, मेरे को वो कंप्लीट करना है। अगर मेरा वो चैप्टर 6 घंटे में हो गया जी, तो मैं उसके बाद बुक नहीं उठाऊंगा सारा दिन। और अगर मेरा वो चैप्टर 10 घंटे में भी नहीं हुआ तो मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करके रहूँगा, चाहे मेरे को रात भर जागना पड़े। तो मेरा एक चैप्टर डिसाइड होता था, ये आज ये चैप्टर है, आज ये करना। उसके अलावा फिर मैं बुक भी नहीं उठाता था, फिर मैं चिल करता था। बहुत सारे लोगों को इस तरह से भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे वो नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट हो गया या जेआरएफ हो गया, तो क्या वो पीएचडी की तरफ जाएं या फिर जॉब की तरफ जाएं? बहुत मन में संशय रहता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जॉब करें कि पीएचडी करें, क्या करें। तो क्या आपकी राय है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? वो देखो, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसकी वो करना क्या चाहता है। अब कई लोगों को थोड़ा ये होता है कि हम क्या ही करेंगे 4-5 साल पीएचडी में देके, और तो वो अपना जॉब की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कई लोगों को इंटरेस्ट होता है रिसर्च में, कि हाँ उसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, उसको रिसर्च करनी है, रिसर्च अच्छी लगती है। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि जेआरएफ करके ही पीएचडी में है। हाँ, जेआरएफ अपना करें, जेआरएफ करें, जेआरएफ करके ही वो पीएचडी में आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एट द एंड पैसे मैटर करते हैं, पैसा करता है, पैसा करता ही करता है एट द एंड। आपका ये तो है नहीं आपके घर के पास ही कहीं पीएचडी में एडमिशन हो जाए, आप बाहर बैठे हो और एक टाइम के बाद आप घर वालों से भी इतना पैसा नहीं ले सकते, तो आप बाहर रह रहे हो, खर्चा होता है, सारी चीज़ें होता है। और आप अपने आसपास के दोस्तों को देखोगे हैं, उन सबको जेआरएफ है, वो पैसा ले रहे हैं, तो फिर आपको भी लगेगा। तो अमरेश जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये नेट होकर भी जो है ये पीएचडी ज्वाइन किए थे और उसके बाद इनका बाद में जेआरएफ हुआ। तो मतलब आप बेहतर इन चीज़ों को एनालिसिस किए होंगे। हाँ, ये है कि देखिए, अगर आपको रिसर्च से एकदम प्रेम है जी, कि मतलब कि पैसा नहीं मैटर करता है, या आप अपने घर से जो है कि थोड़े स्टेबल है, हाँ, मतलब कि घर से भी स्टेबल है, या तो फिर एकदम मतलब कि रिसर्च को छोड़ के हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, तब फिर देखिए, तब तो पैसा मैटर ही नहीं करता। तब फिर आपको मिले चाहे ना मिले, आप करेंगे। फिर बाद में अगर जैसे समझ में आने लगेगा कि यार सब कर रहे हैं वही काम, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, किसी को जो है कि 40 मिल रहा है, मुझे 8 मिल रहा है, तो आपका इसका मतलब ट्रू लव रिसर्च है। ट्रू लव तो स्टार्टिंग में तो था है, फिर धीरे धीरे अब ये भी होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, डेटा अच्छा आता है मेरा भी। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, रोते रहते हैं सारा दिन, डेटा नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, डेटा अच्छा आता है। हाँ, तो ये है कि देखिए, पैसा तो मैटर करता है। कब तक मम्मी पापा से के भरोसे हम लोग बैठेंगे, क्योंकि एक समय उम्र भी होता है कि हम लोग के मम्मी पापा हम लोग के भरोसे हो जाते हैं कि जो है कि कुछ टाइम में अब बच्चा भी हमको दे। तो अभी हम लोग के पास क्या है, नॉलेज ही है, क्योंकि नॉलेज के फील्ड को छोड़ के हम जा नहीं सकते कहीं। तो यही है कि अगर जो है कि आप पढ़ाई के फील्ड में आए हैं, तो अगर पहले से डिसाइड कर लीजिए कि जॉब करना है कि पीएचडी करना है। अगर जॉब करना है तो जॉब के फील्ड में जाइए, अगर पीएचडी करना है तो
PhD की फील्ड में हाँ, आइए। पीएचडी की फील्ड में आइए तो जान लीजिए कि 5 से 6 साल तो जाने ही जाने हैं हाँ, आपके। हाँ, इसमें- ये पूरा मान लीजिए, इसमें एकदम इसमें हाँ। डाउट वाली बात नहीं ये है। तो है कि आपका 5 से 6 साल तक, मतलब कि कोई भी टीचर बोल दे कि 3 से 4 साल में हम दे दें, तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है कि वो दे देगा। एकेडमिक्स टाइम मांगता है, हाँ, देखिए एकेडमिक्स आपसे टाइम लेता है। कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में सेट जरूर हो जाएंगे अच्छी जगह पे। जितना लेट लगता है उतना आदमी अच्छी जगह जाता है। एकेडमिक्स में ये है। कई बार मैंने ये, अब काफ़ी सारे बच्चों की मेरे साथ जैसे बात होती है, कई बच्चों को मतलब ये भी बोल दिया जाता है उनके सुपरवाइजर द्वारा कि आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, हाँ। और जिस दिन से आप प्रोजेक्ट ज्वाइन करेंगे उस दिन से 4 साल में हम आपको हाँ, PhD दे हाँ, देंगे। हाँ, हाँ। लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं होता। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपका एडमिशन के बाद का पीरियड आपका वो वहाँ पे 3 से 4 साल मिनिमम होते ही होते हैं, तो इतने तो वो आपको लगाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप रिसर्च में आना चाह रहे हैं तो आप इतना टाइम तो लेके आइए कि 5 साल तो मिनिमम आपके पास हो ही हो। जी। और सबसे बड़ी समस्या आती है, आदमी जैसे पीएचडी करने का मोटिवेशन तो आ गया कि पीएचडी ही करनी है, अब गाइड सिलेक्शन में सबसे बड़ी समस्या आती है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि बहुत से लोग को सोचते हैं कि PhD करेंगे, जॉब की तैयारी करेंगे। हाँ, हाँ, ये होता है। हाँ, हमारे साथ भी हुआ है। पर जब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, जब सुपरवाइजर लगते हैं पहले तो 2-4 महीना बहुत मीठा बोलेंगे सुपरवाइजर, लगेगा कि वाह क्या क्या अद्भुत। वो यहाँ पे मतलब मैं बोलता हूँ हाँ। कि ये नर्म लहजा, ये प्यारी बातें बस हाँ, तेरे लिए, हाँ, हम इस लहजे में हर किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये बस ये सुपरवाइजर की बात होती है। जब तक आपको नया स्टूडेंट आया है, पहले 6 महीने है, तो 6 महीने के बाद पता लगता है कि हाँ PhD असली रंग क्या है। 6 महीने तक तो अपने बच्चे जैसा मानते हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बढ़े गए। तो सुपरवाइजर बहुत मतलब मैटर आपकी 90% तो मेरे को लगता है तो चूज कैसे करें, मतलब कैसे सेलेक्ट करें किसके अंडर जाना है? अब वो चीज़ें भी देखो, कई बार बच्चे सोचते हैं कि मेरे को तो कम से कम टाइम में PhD चाहिए, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो उस टाइम में मैं सोचता हूँ कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़े कम टाइम में भी मिल जाती है ऐसी एक दिक्कत है असिस्टेंट प्रोफेसर में, दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे सीनियर नहीं मिलेंगे, तो लैब सेटअप नहीं मिलेगा। हाँ, लैब सेटअप नहीं मिलेगा, और ये है कि जितना भी करना होगा वो खुद के दम पे करना होगा। तो इसमें एक बड़ा ये जो है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन में दौड़ना पड़ेगा, लैब का काम छोड़ के आप वहाँ भाग रहे हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उसकी सारी व्यवस्था करवाना, तो ये सब करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपकी लैब सेटअप नहीं है, आपको एक केमिकल चाहिए, आप ऑर्डर करोगे 1 महीने बाद केमिकल आएगा, तो 1 महीने क्या करें, तो वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें दिक्कत आएंगी, ये है। और कई लोगों का ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को टाइम वाइम का मैटर नहीं करता, मेरे को अपना अच्छा खासा करना है और उसके बाद अच्छी खासी कहीं जॉब जानी है, मैं 6-7 साल दे सकता हूँ, तो मेरे को थोड़े अच्छे लिंक भी होने चाहिए मेरे साथ, तो फिर वो प्रोफेसर के अंडर मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे लैब वगैरह आपको प्रॉपर सेटअप मिलेंगी, आपको केमिकल्स वगैरह की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो ये सब चीज़ें वो मैटर करते हैं जी। और करियर लाइफ में भी मैटर करता है। करियर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई ठीक अपनी जगह पे है, पर सोर्स पानी अपनी जगह पे है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि अगर कोई टीचर नामी जामी है तो उसका जो है कि पकड़ भी अच्छा होगा, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। आप इंटरव्यू में नाम बताएंगे हम उस टीचर के अंदर जो है PhD कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इसलिए जो है कि कोशिश करिए कि कोई टीचर जो है कि कितना अच्छा है, उसका रिपुटेशन कैसा है, तो उसके यहाँ जाने की कोशिश करिए। सबसे बेस्ट रहेगा आपके करियर के लिए, और सब चीज़ के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, आप अच्छे एक व्यक्ति अच्छा हो, उसका नेचर अच्छा हो, और लैब सेटअप हो, उसका नाम भी हो, ऐसा ना हो कि कोई जानता ही ना हो, तो चीज़ें फ़ायदा करती हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ कैसे, हाँ ये ज़रूर देखना ये चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैरेक्टराइजेशन के लिए जो कैरेक्टराइजेशन, अब आप मान लो आप नैनो मटेरियल पे काम कर रहे हो, आपको सैम टैम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप जा रहे हो, आपने एक सैंपल प्रिपेयर किया, आपने सैम कराना, आपके वहाँ कहीं भी आपके कैंपस में सैम वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, आपको उसके लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, किसी और कैंपस में जाना पड़ रहा है, वहाँ चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे फिर आपके, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपके कैंपस में भी है तो वहाँ पे वो
इतना अच्छी नहीं है फैसिलिटी, ठीक है। आपको एक एक महीने 2-2 महीने की वेटिंग में जाना पड़ रहा है। आपने एक सैंपल बनाया और उसकी कैरेक्टराइजेशन के लिए आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक तो ये भी होता है कि आप एक के अंडर चले गए फिर आप चेंज भी नहीं कर सकते। हाँ, ये कुछ जगह पे ये भी रूल्स हैं, जैसे IIT वाईटी में तो इतना हमने नहीं देखा है, लेकिन अगर आप चेंज कर भी लेते हैं तो बहुत समस्याएं आने लगती हैं, लोग आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। करेंगे तो ये सब चीज़ें हाँ होती हैं। तो इसलिए जो है कि अगर ज्वाइन करना है तो एकदम मतलब कि पूरा जैसे PhD करने के लिए होता है नहीं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें PhD करना है, तो वैसे एक पर्टिकुलर जो है कि टीचर के ऊपर आप PhD करिए कि टीचर कैसा है। अगर जो है कि हम एक साल 2 साल अगर PhD कर मतलब कि अपना टाइम जो है कि दे दिए तो ऐसा ना हो कि अब हम यहाँ से छोड़ के बजाएं। ठीक है, मतलब आप प्रॉपर रिसर्च करिए। सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में देखिए। उसके बाद आपको किस इंस्टीट्यूट में जाना है, उस इंस्टीट्यूट की आप वेबसाइट पे जाइए। वहाँ के जितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी फैकल्टी वगैरह है, उनकी सबकी प्रोफाइल देखिए, उनका क्या टॉपिक है, वो किस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद वो आपका वो इंस्टीट्यूट कैसा है, उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता करिए। वहाँ पे किस जो आप डिसाइड करेंगे, आप 3-4 प्रोफेसर या असिस्टेंट जो भी आपको डिसाइड करना वो आप डिसाइड कीजिए। उनके बारे में भी थोड़ा आपको पता होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें सारी रिसर्च करके अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइंस के फील्ड में एक और होता है कि जैसे किसी लैब में नई लैब्स होती हैं, उनको प्रोजेक्ट अलॉट होते हैं, SCRB का, IOE का, और भी बहुत सारी फंडिंग एजेंसियां जो हैं उनको फंड करती हैं। तो 2 साल 3 साल 1 साल का प्रोजेक्ट होता है, तो बच्चे ज्वाइन तो कर लेते हैं, उनका नेट रहता है, गेट रहता है, वो ज्वाइन कर लेते हैं, और बाद में जो है उनको पैसा नहीं मिलता, 2 साल के बाद बंद हो जाता है। 2 साल के बाद बंद हो जाता है। तो गाइड तो बहुत प्रेम से उनको बुलाता है। तो मतलब आप लोग भी अपने आसपास देख रहे होंगे लोगों को, तो क्या मतलब एक्सपीरियंस रहता है ऐसे लोगों का? तो ऐसे अब दिक्कत तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आती है कि आपको 2 साल तक तो आपको पूरे पैसे मिल रहे थे, 43,000 मिल रहे हैं, 43,000 मिल रहे थे। उसके बाद से एकदम से आप 8-10 हज़ार पे आ जाते हो। लेकिन वो गाइड तो कह के लाता है ना कि हम 3 साल में तुमको PhD दे देंगे, 3 साल में दे देंगे। इसमें मेरे को लगता है गाइड की भी कोई गलती नहीं है। अब गाइड ने इतना तो बताया ही होगा ना कि आपका प्रोजेक्ट बस 2 साल का है। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि मेरे एक हिसाब से वो चीज़ अच्छी भी है। आपको 2 साल मिल गए, आपको पता है इन 2 साल के अंदर आपको अपना JRF क्वालिफाई करना है। लेकिन वही तो करने नहीं देता, क्योंकि प्रोजेक्ट पे आया है, उसी की मेहरबानी पे आपको पैसा आ रहा है। अब वो कहेगा कि सुबह 8 बजे आ जाइए, रात के 8 बजे जाइए, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे आप? अब तो ये तो अगर आप वो चाह रहे हो, आप प्रोजेक्ट के भी पैसे ले रहे हो, आप ये बोलो कि सर ठीक है पैसे आप मेरे को देते रहो, काम मैं करूंगा, वही मेरे को JRF की तैयारी तो वो भी तो करता हूं। JRF कर नहीं पाता है। वहाँ आपकी काम आएगी टाइम मैनेजमेंट। आप 2 साल हैं आपके पास, आप दिन में 1-2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। आप अपनी 1-2 घंटे की नींद सेक्रीफाइस कर दीजिए। सेक्रीफाइस तो करना ठीक है, कुछ ना कुछ आप ठीक है 12 घंटे लैब में काम कर रहे हैं, उसके बाद जाके 8-10 घंटे आप सो रहे हैं, तो वो कहाँ से सही है? आपके पास ठीक है, आपके पास 2 साल है, आपके पास 4 एग्जाम आएंगे, हर 6 महीने में JRF नेट का एग्जाम होता है, आपके पास 4 मौके हैं। ठीक है, 4 मौके में से आप एक ही मौका चाहिए ना, आपको तो एक ही मौका चाहिए ना। आप उसके लिए आपको, और एक सबसे अच्छी चीज़ है आपको पता है इन 2 में आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मोटिवेशन पैसा है वहाँ पे कि नहीं पैसा गया, तो वो तो मेरे को लगता है सही चीज़ है, क्योंकि वो सब सेक्रीफाइस किए हैं। हाँ अच्छा वो सब सेक्रीफाइस हुआ है इधर। आप दोनों लोग जो है अच्छी रैंक के साथ JRF हैं, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है क्यों? देखिए मेरा तो BSc भी इसी जगह से है, MSc भी इसी जगह से है, और PhD बाबा के दुआ से जो PhD भी इसी जगह से है, अभी कर रहा हूँ। तो मेरा घर भी जो है कि मिर्ज़ापुर में है, तो ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसलिए नज़दीक है मेरे। तो सबका मम्मी पापा का प्रेम, विश्वविद्यालय का प्रेम, सबका जो है कि हमको हमेशा मिलता रहा है। स्ट्रेस भी नहीं होता है घर के आसपास रहने, एकदम टेंशन। जिस एनवायरनमेंट में आपका जन्म हुआ है वो एनवायरनमेंट आपके लिए सबसे परफेक्ट होता है। ये तो है, ठीक है। हाँ, कभी भी थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी हो घर चले जाइए। ये तो कुएं का मेंढक हो गया ना भाई, कुएं से बाहर ही निकल। हाँ, ये बात भी है। अब एक चीज पे एग्री करोगे भाई, हॉस्टल लाइफ
बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा बहुत जरूरी, ज़्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट। मतलब कोई भी हो एक बार हॉस्टल में जरूर जाए, बिल्कुल ठीक है। वो जिंदगी जीना सिखा वो देता है। गोल्डन टाइम रहता है वो व्यक्ति गोल्डन टाइम रहता है, वो जिंदगी जीना। अब जो बच्चा शुरू से ही अपने माँ बाप की छत्र छाया में रहा है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग मेरे को लगता नहीं होगा जो बाहर रहा है, जिसने बाहर दुनिया देखी, जो हॉस्टल में रहा है, जिसने थोड़ा सा अपने सीनियर को देखा, अपने जूनियर को देखा, उनकी बातें सही है, थोड़ी सुनी है, तो वो चीज़ें। अब जैसे मैं काफ़ी दूर आया हूँ यहाँ पे, वैसे मेरी MSc भी यहीं से थी, अब PhD यहीं से कर रहा, तो मेरा सबसे मेन था एक तो मेरे प्रोफेसर में, मेरे सुपरवाइज़र। तो मेरे सुपरवाइज़र का नेचर थोड़ा मेरे को सही लगा। मेरे मास्टर्स में उन्हीं के अंडर मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैं इसके लिए, एक तो ये था रीज़न। दूसरा रीज़न एक ये था, मेरे को टेंशन भरी लाइफ नहीं चाहिए थी। अब मेरे काफ़ी सीनियर IIT वगैरह में गए हैं, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब टॉप 100 में गेट में भी है, उसमें भी है, तो आसानी से IIT में जा सकते थे। लेकिन वहाँ मैंने उनकी लाइफ देखी है, सुबह 8 बजे आओ, रात के 8 बजे जाओ, अगले दिन फिर सुबह, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, कईयों के साथ है ऐसा। तो यहाँ पे लेकिन मेरे प्रोफेसर ने मेरे सुपरवाइजर ने सबसे पहले दिन मेरे को एक बात कही थी कि रमन, मेरे को इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है कि तू कब लैब आ रहा है, तू कब जा रहा है, तू मेरी तरफ से अगर तू 2 दिन 3 दिन में लैब नहीं आ रहा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तू काम कर, तू काम करके। मेरे को क्या मतलब, मेरे को काम से मतलब है ना, मेरे को काम मिलना चाहे तू रात में कर। अब मैं कई बार दिन में आता ही नहीं हूँ लैब, मैं सीधा रात को आता हूँ, रात को 9 बजे आया, 12-1 बजे तक काम किया, चले गए। तो थोड़ा फ्रीडम है यहाँ पे। तो इस वजह से भी ये भी एक मेरा सबसे मेन रीज़न था कि मेरे को ज़्यादा टेंशन भरी लाइफ नहीं चाहिए। ठीक है, PhD है, होती रहेगी, लेकिन टेंशन का मरना थोड़ी है यार। नहीं, हाँ, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा, ऐसे भी लोग हैं, उनको बस ये चाहिए कि आप लैब में प्रेजेंट रहिए, काम हो चाहे ना हो, उससे उनको मतलब नहीं है। भांति भांति के लोग हर जगह पाए जाते हैं, तो उनको ऐसे भी प्रोफेसर हैं। तभी तो मैंने बोला कि आप इंस्टीट्यूट में जाइए, आपको सबसे पहले अपना सुपरवाइजर सेलेक्ट करना, उसके नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। संसार में भांति भांति के लोग तो वो आपको ऐसा नहीं है, आपको IIT में भी ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे प्रोफेसर मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि तुम कभी मर्जी आओ, कभी मर्जी जाओ। लेकिन एक अगर जनरल वे में देखा जाए एक, तो ज़्यादातर वहाँ पे ऐसे ही है कि आपको इसी टाइम पे आना, इसी टाइम पे जाना। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा ना NIT का, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी रहा, NIT में भी रहा, तो NIT की स्थिति देख के हमको लग गया कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट में तो जाना ही नहीं है। हम वापस से यूनिवर्सिटी आए, इसीलिए हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय चूज किए, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़े भी नहीं थे और हमारे घर के पास में भी था, तो हम चले आए। सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, IIT में तो ये तो है कि मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी अच्छा मिलता है, बहुत पर यह है कि 24 आवर मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप रात में आएंगे तो वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। हम लोग खुद जो है उस MSc में थे, रात में 10-10, 11-11 बजे जाकर की ले लेते थे गार्ड से और जाके अपना बढ़िया करते थे। देखिए, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जिनको क्या होता है कि सामाजिक लाइफ पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए IIT बेस्ट होता है। हाँ, क्योंकि उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हम स्थिति देखें ना, मेरे बगल के कमरे में कौन रहता है, मैं 2 साल में नहीं जान पाया वो क्या पढ़ाई करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है। आदमी सुबह गया 8 बजे, रात को 8 बजे आया, खाना खाया, लॉक किया अपना अंदर। हाँ, ये चीज़ ये मैंने PhD में, खासकर PhD वाले बच्चों में, या मेनली मैं कहूँ तो साइंस वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी है कि ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते, कि कोई अपना साथ वाला ही क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना आया, अपना काम किया। और भाई ऐसा मेरे को वो चीज़ें मेरे को थोड़ा सही नहीं लगती। भाई आप जो भी हो, आप इस संसार में रह रहे हो, आपको थोड़ा तो अपने व्यक्तित्व का विकास तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। PhD तो होती रहेगी, वो तो आदमी कर ही लेगा, ज्वाइन किया आज नहीं तो कल कर ही लेगा। हाँ, वो तो आपको मिल ही जाएगी, वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़, अब जैसे हमारा यहाँ देखें, हमारा अब ऐसा है कि लगभग सारे डिपार्टमेंट में सभी आपस में जानते हैं, आपस में बातचीत सभी की ही चलती है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं IIT NIT की तरफ अगर मैं जाऊँ, वहाँ ये चीज़ें मैं थोड़ी सी, जैसे यार दोस्त है बातें होते हैं, तो थोड़ा कम देखने को मिलती है। मतलब इतना यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ बात होता है, अरे चलो चाय पीते हैं, तो एक लोग चाय पीने के चक्कर में पूरा पता चल रहा है कि पूरा गैंग ही चला जा रहा है।
कोई रास्ते मिल गया, चलो चाय पी रहे हैं, रास्ते में से भी उसको उठा लेते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से हम लोग का आपस में क्या इंटरेक्शन है, अच्छा खासा है, भाईचारा है। तो यही है कि भाईचारा भी अपनी जगह पे ठीक है, पर कुछ ऐसे लड़के होते हैं कि जिनको अगर उनको भाईचारा की बात बोल दिया जाए तो उनको बुरा लगने लगता है। तो उनके लिए IT बेस्ट है। उनके लिए IT सबसे बेस्ट है। भाई साहब आप एकदम जाइए, डेडिकेशन होके एकदम पूरा, जितना दिल के अंदर जितना भी एकदम पूरा डेडिकेशन है पूरा आप लगाइए। नहीं, इस चीज़ में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं कि मैंने यहाँ MSc है, अभी MSc कर रहा हूँ, मेरे को 90+ लेने हैं, ठीक है। मैं PhD कर रहा हूँ, मेरे को इसमें भी इतना करना है, मेरे को वो इतना हाई जाना, इतना जाना, ठीक है। मैं मानता हूँ जैसे हमारे भी कुछ स्कूल में दोस्त हुआ करते थे, ऐसा मैं कमज़ोर तो था नहीं स्टूडेंट भी, हमेशा ही मेरे 85% अबव या 90 के आसपास ही रहे हैं। लेकिन हम कभी उनमें से नहीं थे कि उसी चीज़ में अपने, क्योंकि मैं समझता हूँ वो कोई लाइफ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो उस चीज़ को आपने, ठीक है, वो किया, आपने बहुत अच्छी जॉब ले ली, आप करोड़ों का पैकेज है आपका, लेकिन क्या लाइफ जी रहे हो आप? तो वो मेरे ख्याल से ठीक है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो मेरा जनरल ये होगा, पढ़ो, ठीक है, करो, अच्छा करो, लेकिन लाइफ भी जीते रहो। लाइफ जीना ये टाइम ये वापस नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं ये आएगा। चीज़ मैंने उस टाइम फील की थी। मैं MSc के बाद तो मेरा 1-1.5 साल का मेरा गैप रहा, मैं जॉब की तरफ चला गया था। तो वहाँ मैं अपनी कॉलेज लाइफ को मिस करने लग गया था। मैंने बहुत मिस किया अपनी कॉलेज लाइफ को। मैं वहाँ सोचता था कि यार थोड़ा सा और दोस्तों के साथ घूम लेते, कहीं घूमने चले जाते, कई बार प्लान बनते थे तो कैंसिल हो जाते थे। तो ये चीज़ मैंने फिर मैं जब PhD में आया तो इस चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा। जी, तो आप लोगों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग जो है बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी है और आप लोग अपनी कोचिंग भी चलाते हैं, यूट्यूब पे आप लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन। तो यदि आप लोगों को भी जो है अगर केमिस्ट्री से आप लोग जो है NET JRF करना चाहते हैं तो भाई लोग जो है अपना एक केमिस्ट्री सॉल्वर नाम से एक इनका चैनल है, उस पर ये लोग जो है अपना NET JRF की तैयारी करवाते हैं। कि गेट, जैम, हाँ, जैम हो गया, गेट हो गया, JRF हो गया, तो सभी के आपको लेक्चर्स वगैरह आपके अपलोडेड है। अभी जैसे नेट का एग्जाम भी आने वाला है तो चैप्टर वाइज आपके आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हम जो है इनका जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं। बाकी आखिरी चीज़ कि आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए स्टूडेंट्स को आखिरी बार कि किस तरह से जो है वो मोटिवेट रहें और अपने लक्ष्य की पथ पे जो है अग्रसर रहें, किस तरह से जो है वो फाइनल स्टेज की तरफ, तैयारी की तरफ अपनी चलें। थोड़ा सा मोटिवेशन तो यही है कि देखिए, मम्मी पापा आपको मतलब कि भेजे हैं कहीं पढ़ने के लिए, तो मम्मी पापा का लाज रखिए और थोड़ा सा दरवाज़ा बंद करके आराम से जितना भी अगर आप पढ़ रहे हैं उसको अपना सच्चा जो है कि जितना भी हो रहा है अपना सच्चा दिल देके उसको पढ़िए और कोशिश करिए कि उसको अच्छे से हम उसको ग्रहण कर लें। बिल्कुल। जैसे खाना हम लोग खाते हैं, हाँ, अच्छे से ग्रहण करते हैं, शरीर में लगता है, वैसे पढ़ाई है, उसको पढ़िए कि मन में वो बस जाए, कि उससे अगर कोई भी अपना दोस्त यार कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसको बता दें। और इसमें हम लोग बहुत देखते हैं कि किसी को एक को कोई कॉन्सेप्ट वगैरह आ जाता है तो अपने दोस्त को वो नहीं बताता है, ये जो है कि बहुत बड़ा डिमेरिट है। अगर आपको कोई भी चीज़ आ रहा है ना तो आप 10-15 लोग से बोलेंगे कि ये हमें आ गया है, हम तुमको आओ बताते हैं, हाँ आओ समझाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप 10 टाइम्स रिवाइज करेंगे और हर बार कुछ आप नया सीखेंगे। नया सीखेंगे, बताएंगे ना। मेन बात देखिए, हम आपको कुछ बताने जाएंगे आपको कहीं कन्फ्यूजन होगा, दूसरे को बताने जाएंगे दूसरे को कन्फ्यूजन होगा। ऐसा नहीं है कि सबको सेम कन्फ्यूजन होगा, अलग अलग कन्फ्यूजन होगा। तो उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ तो थॉट प्रोसेस होगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो यही है कि मतलब कि आप लोग अच्छे से इसको टाइम को यूटिलाइज करिए, यही है और कुछ है नहीं। हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि मतलब विद्या बांटने से बढ़ती है। मैं खुद भी अगर मेरी बात करूं तो मेरा JRF हुआ इसी वजह से क्योंकि मैं अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था। मैं खुद बैठ के मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता। मैं तभी तो बता रहा हूँ, मेरा 6-8 घंटे तो मेरा मैथ्स था। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था। उसी में अब वो क्वेश्चन पूछते थे तब मेरे दिमाग में आता था कि हाँ यार ये कैसे हो गया, ये मैंने तो ये रट लिया था, लेकिन ये हुआ कैसे। तो वो चीज़ें अब अगर आप वो लोगे अपने उसमें तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ
तो पहली मोटिवेशन तो मेरे ख्याल से JRF है, तो 43,000। हाँ 43,000 वो अलग ही मोटिवेशन है, जो क्रेडिट होता है 43,000। वो जो 43,000 आपके अकाउंट में आएंगे तो वो भी आपके, क्योंकि आप एक टाइम पे आप ये सोचो, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो जब आपके अकाउंट में आएंगे ना, और उनसे आप एक बार अपने मम्मी पापा को दोगे कुछ, तो जो वो खुशी होगी वो अलग ही, कोई मोल ही नहीं है उसका कोई। ठीक है, तो एक तो वो अपना मोटिवेशन वो रखो, दूसरा भाई अपना, दूसरा ये भी है कि आप देखिए CSIR नेट आप निकाल लें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप अपना नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो अभी देखो एग्ज़ाम हर राजस्थान, हरियाणा, MP, हरियाणा सभी के अभी चल रहे हैं, और हरियाणा में तो अभी इतने सालों बाद आया, और इसके बाद कब आएगा वो भी कोई पता नहीं। हाँ, कोई आइडिया नहीं है। तो ये आपकी एक बहुत, क्योंकि अगर किसी को ये है ना कि मेरे को PhD में 5-6 साल नहीं देने, तो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए नेट क्वालिफाई करो, 1 साल वेट करो और पढ़ के बढ़िया करो, और अपना बस एग्जाम दो, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, और अपना चलो बढ़िया लाइफ है, मजेदार। हमको एक कविता याद आती है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, और दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब सोच लिया है JRF करना है, फोड़ दीजिए, फिर ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग मत लगाइए। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।